नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फिफ्थ चैप्टर डिपॉजिट्स, एंड टुडेज टॉपिक इज टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस में लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेके 10 तक पॉइंट देखे थे। आज के वीडियो में हमें 11 से 20 तक जो पॉइंट है उसे देखना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। 11 नंबर पॉइंट, डिपॉजिट इंश्योरेंस। A company needs to take deposit insurance at least 30 days before the issue of circular or advertisement. If the amount of deposit plus interest on it is up to the 20,000, the insurance is to be taken by company. देखिए, कंपनी ने डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालना ज़रूरी है, वो भी 30 डेज बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इशू करने के पहला 30 दिन पहला डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना चाहिए। इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज अप टू 20,000, इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। सो डिपॉजिट एंड उसका जो इंटरेस्ट है वो अप टू 20,000 होगा तो कंपनी को इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। 12th point, obtain credit ratings. Every company has to get credit ratings of its deposits and include the rating in a circular or advertisement. The credit rating agency consider the net worth of the company, liquidity positions, ability to repay the deposit on time, etc., and accordingly give ratings. Rating shall be obtained every year during the tenure of deposits. हर एक कंपनी जो डिपॉजिट्स के थ्रू फंड्स एक्सेप्ट कर रही है उसको क्रेडिट रेटिंग लेना ज़रूरी है, और जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मिला है उसे सर्कुलर में या एडवर्टाइजमेंट दिखाना ज़रूरी है। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसिडर द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं ये कंपनी का पूरा स्टडी करते हैं, उसका जो नेटवर्थ है, लिक्विडिटी पोजीशन है, डिपॉजिट्स लेने के बाद उसे रीपे करने का जो एबिलिटी है, इसको स्टडी करके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग्स देती है एंड अकॉर्डिंगली गिव अ रेटिंग। रेटिंग शैल बी ऑब्टेन एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट्स। तो जब भी कंपनी डिपॉजिट्स के थ्रू फंड्स एक्सेप्ट करेगी, कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग्स लेना ज़रूरी है। 13 number point, open a deposit repayment reserve account. Every company accepting deposit has to open in a schedule bank a deposit repayment reserve account. So जो भी कंपनी डिपॉजिट्स के थ्रू फंड्स ले रही है पब्लिक से, उन्हें शेड्यूल बैंक में एक डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30th अप्रैल, हर साल 30 अप्रैल के पहला कंपनी हैज़ टू डिपॉजिट an amount not less than 15% of the amount of deposit maturing during the current year and the following financial year. तो करंट ईयर में जितने भी डिपॉजिट मैच्योर्ड होने वाले हैं या आने वाले नेक्स्ट ईयर में जितने भी डिपॉजिट मैच्योर्ड होने वाले हैं उसका 15% अमाउंट कंपनी को ये डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। दिस अकाउंट कैन बी यूज ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट। तो ये जो फंड्स अपने ये डिपॉजिट अकाउंट में रखा है, रीपेमेंट डिपॉजिट अकाउंट में, इसको सिर्फ रीपेमेंट्स करने के लिए ही यूज किया जाएगा। शेड्यूल बैंक मतलब कौन सा बैंक? शेड्यूल बैंक विच आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सो आरबीआई एक्ट 1934 में जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें जितना भी बैंक का लिस्ट दिया है वो सब शेड्यूल बैंक है। दिस बैंक सेटिस्फाई certain criteria laid down by RBI and enjoy certain facilities of RBI. शेड्यूल बैंक्स आर, देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
Dena Bank are the example of schedule bank. So RBI एक्ट 1934 में जो सेकेंड शेड्यूल में जितना भी बैंक्स आता है वो सब शेड्यूल बैंक है. तो आरबीआई की ओर से इन्हें कुछ फैसिलिटीज मिलते हैं. नोट पॉइंट 8A and B, 10 and 13 are not applicable to private companies. तो 8A and B, 10 and 13 ये पॉइंट प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर not exceeding 100% of aggregate of its paid up capital and free reserves. So ऐसा प्राइवेट कंपनी which accept deposit from its member not exceeding 100% of aggregate of its paid up capital and free reserves. So ऐसे प्राइवेट कंपनीज के लिए जो 8.A and B, 10 and 13 ये एप्लीकेबल नहीं रहेंगे. 14 नंबर पॉइंट, डिपॉजिट रिसिप्ट. A company has to issue deposit receipt to the depositor within the 21 days from the date of receipt of money or realization of check. मतलब कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद 21 डेज के अंदर जिससे भी डिपॉजिट्स लिए है उसे रिसिप्ट देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट रिसिप्ट. द रिसिप्ट हैज टू बी साइंड by officer duly authorized by the board of directors. So board of director ने जिस ऑफिसर को भी अथॉरिटी दिया है उसका सिग्नेचर वो रिसिप्ट में होना चाहिए. द रिसिप्ट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर. तो रिसिप्ट में क्या क्या लिखा होगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा, डेट ऑन विच इट इज रीपेएबल, किस डेट पे ये रीपे होगा, ये सभी इंफॉर्मेशन डिपॉजिट रिसिप्ट में दिया जाएगा. ये रिसिप्ट कंपनी ने डिपॉजिट रिसीव्ड करने के बाद 21 डेज में देना जरूरी है. 15 नंबर पॉइंट, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स. अ कंपनी हैज टू मेंटेन सेपरेट रजिस्टर फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड एंड रिन्यूड. तो जो भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, रिन्यू कर रही है, उसके लिए एक प्रॉपर रजिस्टर्ड बनाना जरूरी है. इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. The detail of the deposit along with the detail of the depositor should be entered in the register of deposits. So deposits से related जो भी इंफॉर्मेशन है, डिपॉजिटर का जो भी इंफॉर्मेशन है, ये रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड करना चाहिए. और ये रजिस्टर जो है वो कितने दिन में बनाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है. रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट. मतलब डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करने के बाद 7 दिन के अंदर ये रजिस्टर मेंटेन करना कंपनी के लिए कंपलसरी होगा. नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स. अ कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30th June every year with the register of companies a return of deposits. The return gives detail of deposits with the company on 31st March of that year. So देखिए, एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी ने आरओसी के पास सबमिट करना चाहिए. ये डॉक्यूमेंट बताता है कि 31 मार्च तक कंपनी के पास क्या डिपॉजिट से कितने अमाउंट थे, उसके इंटरेस्ट क्या थे, इसका सब इंफॉर्मेशन होगा. सो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आरओसी के पास सबमिट करना चाहिए ऑन और बिफोर 30th June ऑफ एवरी ईयर. देन इंटरेस्ट. The maximum rate of interest on deposit depends upon the guidelines given by Reserve Bank of India from time to time. So maximum rate of interest क्या दिया जाएगा डिपॉजिट्स पे, इसके लिए आरबीआई के गाइडलाइंस दिए जाएंगे. In case of premature repayments of deposit, company can deduct 1% interest from the rate of interest stated at the time of acceptance of deposits. So interest के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो आरबीआई गाइडलाइंस इशू करेगी उससे रिलेटेड. बट कोई भी अगर डिपॉजिटर समय से पहला अगर डिपॉजिट वापस मांगता है तो कंपनी उसमें से 1% डिडक्ट कर सकती है जो भी इंटरेस्ट रेट होगा. सपोज कंपनी अगर 8% इंटरेस्ट रेट दे रही है तो 8% से 1% माइनस करके 7% का इंटरेस्ट दे सकती है. फॉर डिपॉजिट्स मैच्योर्ड एंड क्लेम बट रिमेन्स अनपेड by the company has to pay penal rate of interest at the rate of 18% on a overdue amount. देखिए overdue period. For deposits matured and claimed,
देखिए मतलब डिपॉजिट्स मैच्योर्ड हो गए बट कंपनी अभी तक उनको पैसा नहीं दे रही है डिपॉजिट को, तो उस केस में कंपनी पे 18% का पेनल इंटरेस्ट लगेगा। जितना भी समय मतलब जितना कंपनी लेट करेगी उतना पीरियड के लिए कंपनी को 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिपॉजिटर्स को। 18 point right to alter the terms and conditions. A company cannot either directly or indirectly alter the terms and condition of the deposit trust deed and deposit insurance contract once the circular or advertisement issued and deposits are accepted by the company। means कंपनी ने एक बार डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया या एडवर्टाइजमेंट इशू कर लिया तो कंपनी उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी ट्रस्ट डीड बना है या डिपॉजिट इंश्योरेंस का जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 19 नंबर पॉइंट। अ कंपनी हैज टू डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स the money received from director or relatives of director in case of private company। तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि कंपनी ने डायरेक्टर से कितना फंड्स रिसीव्ड किया है। अगर प्राइवेट कंपनी होगा तो रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर से कितना फंड्स रिसीव्ड किया, इसके बारे में कंपनी को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाय वे ऑफ नोट्स। लास्ट पॉइंट, पनिशमेंट। एज पर द कंपनीज एक्ट, an officer of the company who is in default for contravention of the provision of the act is punished for the fraud। देखिए अगर कोई भी जो भी ऑफिसर होगा कंपनी का, अगर ये जो भी एक्ट्स में बोले गए रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन मतलब जो भी प्रोविजंस दिए उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, तो उसके लिए पनिशमेंट होगा एज अ मीन्स पनिशेबल फॉर अ फ्रॉड। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट passed the Maharashtra Protection of Interest of Depositor Act 1999। तो महाराष्ट्र में इसके लिए एक अलग से एक्ट पास किया गया है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1999 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। कंपनीज इन महाराष्ट्र विल बी पनिश्ड फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये एक्ट को अगर कोई कंपनी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, कंपनी के ऑफिसर्स फॉलो नहीं कर रहे प्रोविजंस को, तो कंपनी को पनिश किया जा सकता है। सो आई होप दोस्तों कि ये सभी 20 पॉइंट, कल के 1 से लेके 10 और आज 11 से लेके 20, ये सभी पॉइंट आपको ठीक से समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद है तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।